अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा ऑसिलेटर है जो आपको प्राइस की मोमेंटम, उसकी स्पीड, हत्ता कि उसकी डायरेक्शन के हवाले से भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि आपको इसका दुरुस्त इस्तेमाल आता हो। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि सदा बाहर हैं, यानी वो आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी ट्रेड निकाल के देंगे। मसला सिर्फ ये होता है कि एक तो हम उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और दूसरा मसला ये होता है कि हम एक प्री मेच्योर ट्रेड में छलांग लगा देते हैं, यानी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ होता और हम उसमें कूद पड़ते हैं। इन दो चीज़ों से अगर आप अवॉइड करेंगे, यानी स्ट्रेटजी को सीख लें और फिर उसका इंतजार करें, तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरा नाम अहमद उमर अख्तर है, आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड, और हम फौरन से चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। सबसे पहले आप जाएंगे जी इंडिकेटर्स में जाके आप टाइप करेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आरएसआई का इंडिकेटर ऑसिलेटर ओपन हो गया। किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, बाय डिफॉल्ट जो चीजें चल रही हैं उसी पे हम काम करेंगे। एक चीज को मैं चेंज करता हूँ, वो ये होती है कि आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, इस पर डबल क्लिक करेंगे इन लाइंस पे, तो आपको सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पे स्टाइल में जो आरएसआई बेस्ड एमए है, यानी जो एक ब्लू कलर की लाइन चल रही है, ये ताकि हमें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नजर आए, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आप कर दें ब्लैक, या जो भी आपको सूट करता है कलर, आप वो करके इसको ओके कर लें। अब देखें तो ये आपको जरा बेहतर तरीके से नजर आ रही है। दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है वो है इस इंडिकेटर का रेंज, इसका रेंज लेवल, या इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जी, इसका जो रेंज होती है इस इंडिकेटर की, वो होती है 0 to 100। इसकी जो अपर रेंज है वो है 100, और जो इसकी लोअर रेंज है वो है 0। मैं भी आपको ये बड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। आप यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे ये जो 100 है, ये इसका अपर रेंज है, इसका अपर लिमिट है, ये जो मैंने ऊपर लाइन लगा दी है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो ये 0, ये इसकी लोअर रेंज है, 0। क्योंकि जी इसके अलावा आपको एक कलर्ड जोन नजर आ रहा है, ये जो ग्रे कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये स्टार्ट होता है 30 से। इसकी लोअर जो लिमिट है वो है 30, और अपर है 70। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 70 और ये 30, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो उसको भी हम यहाँ पे लाइंस लगा के ड्रॉ कर लेते हैं। ये है जी आपकी 70 का जोन, और नीचे एक जोन लगाएंगे हम जो कि होगा आपका 30 का जोन। चले जी, ठीक हो गया। अब चले हम यहाँ पे जरा इसको साथ लिख के लेते हैं। ये है आपका 100 का लेवल। आरएसआई कभी भी 100 को क्रॉस नहीं करता, 100 से नीचे रहेगा ऊपर जाते हुए। इसी तरीके से जो आरएसआई के जो लेवल्स हैं, जो लाइंस हैं, ये कभी भी 0 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएंगी। ये कहाँ पे रहती हैं? अमूमन ये रहती हैं 30 और 70 के दरमियान। ये 30 का लेवल और ये 70 का लेवल। अमूमन ये जो लाइंस होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादातर वक्त ये 30 और 70 के दरमियान रहती हैं। ये 30 का लेवल है और ये 70 का लेवल है। लेकिन अक्सर औकात ये अपने लेवल से बाहर निकलती है, यानी 30 और 70 के लेवल से बाहर निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 70 का लेवल है और प्राइस कहाँ तक गई? ये 86 के लेवल तक गई। ठीक है, ये 30 का लेवल है, लेकिन प्राइस कहाँ तक आई? 13 के लेवल तक आई। आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे इसके लेवल आ रहे होते हैं, ये 13 के लेवल तक आई। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो। लेकिन कभी भी ये 0 से नीचे या 100 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, अब जो बात यहाँ पे जहन नशीन करने वाली है वो ये है कि जब भी प्राइस 70 से ऊपर निकलेगी, यहाँ पे आप देखें तो ये 70 के ऊपर है प्राइस, तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओवरबॉट है। ठीक है जी, ओवरबॉट, यानी प्राइस ज्यादा जो है वो खरीद लिया गया है, स्टॉक बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, स्टॉक है, करेंसी है, गोल्ड है, जो भी चीज है। इसी तरीके से जब प्राइस 30 के लेवल से नीचे आती है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस 30 का लेवल क्रॉस करके नीचे आ चुकी है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में है। पहली चीज तो आपने ये पढ़ ली, ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड होगा, 30 और 70 के ऊपर ये ओवरबॉट कंडीशन में होगा। यहाँ से कंप्लीट हो गया। आगे आ जाते हैं जी। अगली चीज जो है, हमें जिस चीज पे ट्रेड करनी है, जो चीज हमें देखनी है, हमें ढूंढनी होती है डाइवर्जेंस। अब पहले हम डाइवर्जेंस पे बात करते हैं कि डाइवर्जेंस होती क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि समटाइम्स, इसको हम जरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। होता ही है जी कि आपके पास जो ऊपर चार्ट है, चार्ट पे जब आप देखते हैं तो आपके पास ये शेप बन रही होती है, यानी प्राइसेस ड्रॉप दे रही हैं। ठीक है, इस तरह प्राइसेस नीचे आ रही हैं, एक वेव लगाती हैं और नीचे गिरती हैं इस तरीके से, यानी जो आपका बेरिश ट्रेंड चल रहा है। एक वक्त आता है कि प्राइस यहाँ यहाँ पे इसी तरीके से, आरएसआई भी इसी तरीके से मूव करेगा। ठीक है, आरएसआई भी ऐसे ही मूव कर रहा है। अब यहाँ पे होता ये है समटाइम्स, जैसे ये वेव लगी है आपकी, तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक और वेव लगाती है। जैसे प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेके एक और डाउन साइड एक वेव लगाई, लेकिन प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बाद ऊपर जाती है। यहाँ पे प्राइस ओवरसोल्ड होती है, ओवरसोल्ड होने के बाद ऊपर जाती है,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ने इसके बाद एक वेव और लगाई, यानी एक और लो लगाया। प्राइस अपने लोअर लोज लगाती हुई आ रही है ना, इसको आप लोअर लो कहते हैं। यहाँ पे प्राइस ने एक और लोअर लो लगा दिया। लेकिन जो इंडिकेटर है, जो RSI है, वो यहाँ पे आपको वेव नजर नहीं आएगी। प्राइस यहाँ पे लोअर लो लगाने की बजाय यहाँ से उठ जाएगी, और ये भी यहाँ से उठ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि प्राइस ने एक लोअर लो लगाया, लेकिन इंडिकेटर ने यहाँ पे लोअर लो नहीं लगाया, बल्कि अपना ये वाला लो नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे जब आप लाइंस लगाएंगे तो आपको एक डाइवर्जेंस नजर, डाइवर्जेंस का मतलब होता है इनहराफ कर जाना। ठीक है, यानी अपने रास्ते से हट जाना। तो प्राइस लोअर लो लगा रही थी, और यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो लगाने की बजाय प्राइस ने एक हाई लगा दिया। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस की दो अकसाम होती हैं, एक होती है रेगुलर डाइवर्जेंस और एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे रेगुलर डाइवर्जेंस पे। मैं बल्कि इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। डाइवर्जेंस की टू टाइप्स होती हैं। इसकी जो पहली डाइवर्जेंस हम पढ़ेंगे आज वो है रेगुलर, रेगुलर डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस के लिए शराइत क्या है, इसको आपने, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि ये नोट्स बन जाए आपके साथ ही। ठीक है जी। इसको आपने हमेशा ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस में ही देखना है। बस इतनी बात आपकी आज तक होगी, इसी पे हम काम करेंगे कि रेगुलर डाइवर्जेंस को पढ़ेंगे। आप, इसका एक सादा सा रूल है, वो क्या है कि हम, ये डाइवर्जेंस दरमियान में ही बनती रहती है। यानी आपका ये जोन था ना 30 का, ये 30 का जोन था, और ये आपका जोन था 70 का। ठीक है। तो आपने रेगुलर डाइवर्जेंस कब ढूंढनी है, जब भी प्राइस 30 के नीचे होगी इस जगह पे, या कभी भी प्राइस 70 के ऊपर चली जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने डाइवर्जेंस ढूंढनी है। रेगुलर डाइवर्जेंस आपने इन जगहों पे ढूंढनी है, दरमियान में इसका कोई लेना देना नहीं है। 30 और 70 के दरमियान में अगर प्राइस मूव कर रही है इस तरीके से और यहाँ डाइवर्जेंस बन जाती है, तो आपने इस पर बिल्कुल काम नहीं करना। जरूरी यह है कि प्राइस या तो ओवरसोल्ड कंडीशन में हो या ओवरबॉट कंडीशन में हो। ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगी। इस रूल को छोड़ देंगे, दरमियान में डाइवर्जेंस ढूंढना शुरू कर देंगे, तो फिर वो आप उस तरीके से काम नहीं करेगी। दूसरी जो डाइवर्जेंस की किस्म होती है वो होती है हिडन डाइवर्जेंस। उसको भी, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए होती है। ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको उस पर ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, टॉपिक क्या था यहाँ पे, बात क्या चल रही थी कि प्राइस अपना, आप जब इसको चार्ट पे देखेंगे तो प्राइस लोअर लो लगाती हुई आ रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या करेगी कि प्राइस इसी तरीके से मूव तो कर रही होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके जब आपके पास प्राइस इस जगह पे इसने एक आखिरी लोअर लो लगाया है, प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड होगी। ओवरसोल्ड होने के बाद अब लो नहीं लगाएगी, ये वाली वेव आई, इसके बाद लो लगा, लेकिन सिर्फ ऊपर आपको नजर आएगा लो, यहाँ पे लो नजर नहीं आएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। तो ये डाइवर्जेंस बन गई इस जगह पे ऐसे। ठीक है जी। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो इस डाइवर्जेंस को आपने ढूंढना है, जहां पे आपको ये डाइवर्जेंस मिलेगी इसके बाद आपको ट्रेड मिलेगी। अब हम चलते हैं कि आपको टाइम फ्रेम्स कौन से चाहिए। पहले मैं आपको इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। उसके बाद फिर हम अगला इस पर ट्रेड करना सीखेंगे। इसकी एक शर्त ये कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम फ्रेम्स। देखिए जी, अगर आप काम कर रहे हैं गोल्ड पे, तो आपको जो लेवल्स हैं, जो स्ट्रक्चर मार्किंग है, स्ट्रक्चर लेवल्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करती है ना। कोई भी स्ट्रेटजी आपने ट्रेंड तो फॉलो करना है, तो स्ट्रक्चर लेवल्स जो आपके हैं वो आपके होने चाहिए M30। ठीक है जी, 30 मिनट्स या 1 आवर, इस पे आप काम करेंगे। और एविडेंस आप देखेंगे, एंट्री जो आपकी होगी वो होगी आपकी 15 मिनट्स पे। ये बात समझ आ गई आपको। अगर आप गोल्ड पे स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो आपने लेवल मार्किंग करनी है 30 मिनट्स की या 1 आवर की। मैं भी सिखाऊंगा आपको। एंट्री आपने लेनी है 15 मिनट पे जाके। अगर आप काम कर रहे हैं करेंसी पे, तो करेंसी पे काम करने के लिए आपको लेवल्स जो हैं वो लगाने होंगे 4 आवर के। ठीक है जी। और एंट्री आपकी होगी 1 आवर पे। ठीक है जी, क्योंकि इस पे आपको जरा बड़ा एविडेंस चाहिए होता है। तो ये इसके रूल्स में शामिल है चीज। अब हम चलते हैं जरा चार्ट पे और देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास कुछ लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये H1 का हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, M30 का हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। मैंने किस तरह मार्क किया है, किस तरीके से मार्क किया है, आसान सा तरीका है कि आपको फेयर वैल्यू गैप्स, आउटर ब्लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। वो भी नहीं पता तो आपको स्ट्रक्चर की पहचान है, आप स्ट्रक्चर के लेवल्स मार्क कर लें अपने पास। ये मैंने यहाँ पे इसको क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है, H1 का आउटर ब्लॉक है, यहाँ पे BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो इसको हमने इस जगह पे मार्क कर लिया। प्राइस जब यहाँ पे आएगी तो मैं एविडेंस देखूंगा। इसी तरीके से ये M30 का भी एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ पे अगर प्राइस आती है और एविडेंस बनता है तो यहाँ से भी हम ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से अगर आप, अब मैं आपको जो ट्रेड दिखाता हूँ, अगर आप इस जगह पे देखें,
तो ये हमारे पास एक H1 का हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि प्राइस ने अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जब प्राइस कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाती है, वो एक उसका हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। प्राइस को आपको वहां से बड़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया जब, हालांकि इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बावजूद। अब आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि फिर फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे भी है, तो ये क्यों नहीं मार्क किया? बिल्कुल ये भी मार्क हो सकता है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं मार्क किया? उसकी वजह ये है, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए ना कुछ। एक तो यहाँ पे देखिए प्राइस इस जगह पे, ये इसने अपना एक वो ब्रेकर ब्लॉक बना दिया। अदरवाइज जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन मैं देख लेता हूँ वो फिबोनाची से हम लेते हैं। अगर आप इस पूरी वेव को यहाँ से लेके, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई। रिट्रेसमेंट तब आती है जब आखिरी बाय की कैंडल ब्रेक हो। कोई भी कैंडल ब्रेक, ये वाली कैंडल भी ब्रेक नहीं हुई, तो यहाँ से एक वेव चली है और यहाँ तक गई है। इस पूरे को अगर आप फिबोनाची से लगा लेंगे, मार्क करेंगे, तो ये आपका एक गोल्डन जोन भी आ रहा है। ये देखें 50 to 61% इसका गोल्डन जोन भी है। तो गोल्डन जोन में अगर आपको फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। अगर आपको फिबोनाची के बारे में इल्म नहीं है, तो हमारी प्लेलिस्ट में फिबोनाची के नाम से पूरी स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है। आप वहां पे जाके सेटिंग्स में से वो उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको मार्क करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। H1 का तो आपने जोन मार्क कर लिया, आपको पता है कि ये वेव यहाँ पे पहुंची है, प्राइस यहाँ पे है। आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, आपको वेट करना है कि प्राइस आपके जोन पे वापस आए, हाई प्रोबेबिलिटी जोन पे। देखिए मैंने आपको जो इस चार्ट पे दिखाया था, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं कर रहा, मैं इस वेट का जोन का वेट कर रहा हूँ। ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ये ऊपर भी सेल के लिए बड़ा जबरदस्त जोन है इस वक्त, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा क्योंकि प्राइस H1 में मुसलसल बुलिश है। तो हम यहाँ का वेट करेंगे कि हम यहाँ से बाय करें। अब जब हम 15 मिनट में आए, अब इस जगह पे आप देखिए मैंने RSI भी यहाँ पे ओपन कर ली। इसके रूल्स अब आपने देखने के रूल्स क्या है, बल्कि अब ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है ये वाला। मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वहां पे भी नजर आ जाए। विजिबिलिटी में जाके आप 50 ये मिनट्स ऑन कर लें, ओके कर दें। अब आपको ये 15 मिनट में भी नजर आएगा, ये देखें। यानी H1 में जो चीज आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है, 15 मिनट में वो आपको ऐसे नजर आएगी इस जगह पे। अब प्राइस ने जब टैप किया आपकी हाई प्रोबेबिलिटी जोन को, तो आप ये देखें क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस के लिए क्या रूल्स होते हैं? डाइवर्जेंस के रूल्स ये हैं कि प्राइस जब नीचे आ रही है, गिरती हुई आ रही है, एक रिट्रेसमेंट लगी, यानी ये एक वेव लग रही है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट किसको कहता हूँ मैं? जब प्राइस अपना सेल की आखिरी कैंडल को ब्रेक कर देती है अपसाइड, तो ये रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट के बाद एक और वेव लगी डाउन साइड। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस ने एक लो लगाने के बाद रिट्रेसमेंट दी और एक और मजीद लो लगा दिया, तो आप इसको इस तरह मार कर सकते हैं। लेकिन सेम यही चीज जब आप RSI पे देखेंगे नीचे, तो प्राइस ने इस जगह पे ओवरसोल्ड होने के बाद, ये सब काम आपने देखना है ओवरसोल्ड होने के बाद। ओवरसोल्ड होने के बाद प्राइस ने जो नेक्स्ट ये वाली वेव लगाई है डाउन साइड, जो लो लगाया है, यहाँ पे वो लो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इस तरीके से अप साइड मूव कर रही है, यानी इसने एक लो लगाया, प्राइस ने लो नहीं लगाया। इतना सा फर्क है, तो ये डाइवर्जेंस बन गई है। जब डाइवर्जेंस बन जाए, मैं आपको यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ। ये वाली लाइन तो आपको नजर आ रही है, इस कैंडल को मैच करना है। जिस कैंडल ने प्राइस को ओवरसोल्ड कंडीशंस में धकेला था, उसी कैंडल के लो को आपने पकड़ लेना है। ठीक है, जिसकी लो से आपने इसको मार करना शुरू करना है। और कहाँ तक लेके जाना है इसको? जो नेक्स्ट वेव लगती है, नेक्स्ट वेव का जरूर वेट करना है आपने। एक तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन टैप हो गया, दूसरा एक वेव लग गई, और नीचे आपको ये नजर आ रहा है कि इस जगह पे प्राइस ने लो नहीं लगाया, बल्कि ये देखिए। अब सवाल यह है कि आप विक्स को मार्क करना है, बिल्कुल विक्स को जोड़ना है आपने। जो यहाँ पे इस वेव की सबसे लोएस्ट विक है, उस लोएस्ट विक को आपने पकड़ना है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो टॉप की विक्स होंगे, टॉप की विक्स से आपने विक टू विक रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल की विक नहीं है, इसलिए मैंने बॉडी को पकड़ लिया। जिस कैंडल ने ओवरसोल्ड कंडीशन में धकेला था मार्केट को, उसकी नीचे विक नहीं है, तो मैंने उसकी बॉडी को पकड़ लिया। और यहाँ पे जो जोन आया, जो यहाँ पे वेव लगी, इसकी जो लोवेस्ट विक है, वो चाहे यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, जितना भी लो होती, मैं इस विक को मार्क करता साथ। तो ये हमने विक के साथ जोड़ दिया। अब आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन भी टाइप हो गया। अब आपके पास एक कंफर्मेशन RSI इसकी भी आ गई, RSI डाइवर्जेंस की, रेगुलर डाइवर्जेंस की। और आपको ये भी पता है कि आपका गोल्डन जोन भी है, आपने H1 पे देखा था। ठीक है, अब आपको वेट किस चीज का करना है? एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री आपकी होगी जैसे ही यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनेगी बाय की, ऐसी मोमेंटम कैंडल, जैसे ये मोमेंटम कैंडल बन गई है, आपने देखना क्या है? देखना यह है कि अगर आप नीचे RSI पे नजर दौड़ाएं, तो एक तो प्राइस ओवरसोल्ड ना हो, यानी ओवरसोल्ड कंडीशन से प्राइस निकल चुकी हो पहले। ठीक है, अगर दोबारा ओवरसोल्ड होगी है, तो आप दोबारा से मार्क करेंगे सारा कुछ। ओवरसोल्ड कंडीशन से निकल गई। दूसरी चीज, ये जो आपके पास एक ब्लैक कलर की लाइन चल रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप इस कैंडल को मार्क करें, तो ये मोमेंटम कैंडल भी है। ठीक है, और इसने, आप नीचे देखें तो जो एक ब्लैक कलर की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तीसरी चीज, क्योंकि हम तो काम ही वॉल्यूम पे करते हैं सारा, हम सिर्फ RSI पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम साथ देखेंगे कि वॉल्यूम क्या बता रहा है। अगर आप वॉल्यूम पे आएंगे, तो सबसे बड़ी कंफर्मेशन वॉल्यूम की मानी जाएगी। वॉल्यूम आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये 2 बार रिवर्सल बन गया, आप ये देखें। यानी एक बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ एक बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, और कैंडल भी मोमेंटम है, तो मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट
बिल्कुल वैलिड होते हैं। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंटर होंगे बाय की ट्रेड में। और आप अपना टारगेट कहाँ पे रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी आप स्टॉप लॉस रखवा देते हैं बड़ा, 30 पिप का, 50 पिप का, 60 पिप का, और प्रॉफिट टेकिंग शुरू में करवाना शुरू कर देते हैं। तो वो उस सूरत में होता है जब आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया हुआ है। अगर आप प्रॉपर रिस्क से चल रहे हैं तो फिर चलता रहने दें, वेट करें उसका। एक दिन वेट करें, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता। अगर आप, अब आप ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, तो मैं तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन पे नॉर्मल रिस्क नहीं लेता, मैं रिस्क बढ़ा के लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा कि मेरी पहले जो प्रॉफिट टेकिंग है 15 मिनट के हिसाब से, वो यहाँ पे हो जाएगी इस स्ट्रक्चर पे। बाकी ट्रेड चलती रहेगी, वो अपने फाइनल टारगेट तक उसको जाना चाहिए, हिट करना चाहिए। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा रिस्क की सूरत में होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिस्क आपने नहीं लिया हुआ, नॉर्मल 1%, 0.5% रिस्क है आपकी इक्विटी का, तो आप उसको होल्ड करें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग ना करें बेशक। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये आपको एंट्री कैंडल मिल गई। ठीक है, वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है। आरएसआई में देखें तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की डाइवर्जेंस बता रहा है। तो इससे अगर आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होंगे, ये आपकी एंट्री कैंडल है। स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे या इसी कैंडल के नीचे होता है आमतौर पे। आमतौर पे नहीं, यकीनन इसी के नीचे होगा। जब आपका एविडेंस बन गया, वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया, तो इसी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। 5, 7, 10 पिप का मार्जिन रख लें। पहली प्रॉफिट टेकिंग आपकी स्ट्रक्चर लेवल पे होगी, यहाँ पे 1.5 रेशो बन रही है ये भी। ठीक है, पहली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि रिसेंट स्ट्रक्चर आपका यही है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, 15 छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रेड का जो टारगेट है वो ये है। जब ये चीज बनती है और हाई प्रोबेबिलिटी जोन से, खास तौर पे मैंने आपको शुरू में बताया कि M30 से नीचे नहीं आना लेवल मार्किंग में, M30 H1, M30 H1, तो ये आपको आराम से स्ट्रक्चर लेवल तक प्राइस दोबारा लेके जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 15 मिनट पे बनता है, तकरीबन 45-50 पिप्स का। ठीक है, और इसका जो टारगेट है आपके पास वो तकरीबन 200 पिप्स के आसपास है। 190 बीस, बल्कि यहाँ पे आएगा ना, स्ट्रक्चर हाई पे आता है। मैं विक्स को काउंट नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप इस शोल्डर पे टारगेट ले लें, बस ये सेफ जगह होती है। हालांकि प्राइस तो बहुत ऊपर गई है इसके बाद, लेकिन ये सेफ जगह होती है। जो शोल्डर्स होते हैं ना, जहाँ पे विक्स लग रही होती है सब, ये बड़ी अच्छी जगह होती है। तो इस पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1:4 के आसपास की ट्रेड आपको 15 मिनट में मिल रही है, 200 पिप्स की ट्रेड है। मसला क्या है? मसला ये है, देखें, किसी भी स्ट्रेटेजी का जो पहला रूल है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वो ये है, इसको लिख लें, वेट एंड वेट एंड वेट। ये पहला रूल होता है स्ट्रेटेजी का। आपको इंतजार करना है कि कब आपका सेटअप कंप्लीट हो। और दूसरा रूल क्या है, कि जब आपका सेटअप बन जाए, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, आपको नजर आ गया कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन टैप हो गया, डाइवर्जेंस मिल रही है, वॉल्यूम बता रहा है कि बाय कर लो, तो फिर मैं अक्सर लाइव में भी ये बात कहता हूँ कि फिर वो आके कोई आपका हाथ पकड़ के बटन नहीं दबाएगा, बटन आपने खुद दबाना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि व्हेन, ये भी लिख देता हूँ आपको, ठीक है जी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बहरहाल नोट्स बन जाएंगे, आप स्क्रीन शॉट भी लेंगे तो। सबसे बड़ा रूल, दूसरा रूल वो ये है, पहला रूल तो आपने वेट करना है, दूसरा रूल ये है कि जब आपका सेटअप कंप्लीट हो गया ना, फिर किसी भी चीज की तरफ नहीं देखना। फिर ये नहीं सोचना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं होगा ना, कोई आपको मुकदमा होगा ना, खुदा न खास्ता आप बीमार, कुछ भी नहीं होगा आपको। सिर्फ देखना क्या है, किस चीज का इंतजार करना है, इंतजार नहीं करना, सिर्फ नजर रखनी है। डोंट लुक फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क अच्छा नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप बड़ी लॉट उठा लेंगे, 4 डॉलर देखेंगे, 10 देखेंगे, 20 देखेंगे, आपका दिल घबराने लग जाएगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा कि यार बंद कर दूं, जो आ रहा है ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा तो आधा अकाउंट उड़ जाना है। वो फिर आपकी ट्रेड नहीं चलने देगी वो चीज। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा किसी चीज का इंतजार नहीं है, सिर्फ बाय का बटन दबाना है। रिस्क मैनेजमेंट की होती है कि आप चाहे तो 1% रिस्क लें, वन चाहे तो 2% लें। इस तरह ना करें कि 10% रिस्क लगा लिया, 20% लगा लिया, आधा अकाउंट उड़ा दिया, या पता ही नहीं है कि कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो इस चीज से बचना सिर्फ। ठीक है जी, बाकी आपको रोज मैंने बता दिए हैं, आसान तरीके से आप बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। इसी चीज को अगर हम सेल की तरफ देखें कि आपने सेल कैसे करना है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप आ जाएं वापस इस चार्ट पे, हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो लाइन मेरे पास चल रही है ना पीछे, ये H4 और H1, यानी 4 घंटे और 1 घंटे का बड़ा जबरदस्त सप्लाई जोन है, ये वाला। ठीक है जी, लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने क्रैप की, ये भी शॉर्टर ब्लॉक है, 1 आवर में भी है, 4 आवर में भी है। तो ये लाइन इस जगह से थी कि ये बड़ा जबरदस्त हाई प्रोबेबिलिटी सेल जोन बन सकता है। सप्लाई है ना यहाँ पे बड़ा जबरदस्त, ये देखें इस जगह ने प्राइस को कितना नीचे धकेला था लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो इस जगह से आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम हमारे पास अगेन, ये M15 का तो बाद में मैंने लिखा है ना, वो तो यहाँ पे बना है इस वक्त। ये तो स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ये तो अभी हम हमारा प्ले नहीं हुआ अभी तक, इसको हम मिटा देते हैं बल्कि अभी यहाँ से। असल में जो है वो ये लाइन है, ये लाइन वो जोन है जहाँ से आपको सेल करना था। ठीक है, ये एविडेंस देखना था कि यहाँ से सेल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब आप आ जाए इसी चार्ट पे M15 पे, हम इसी चार्ट पे M15 पे चले जाते हैं। ये हम M15 पे आ गए। M15 पे आने के बाद आप RSI ओपन करें, ये हमने RSI ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे प्राइस, जी,
इस जगह पे अगर आप देखें ये जोन में, ये हमारा जोन नहीं है पीछे है, मतलब 2709 पे भी एक अच्छी एक चीज थी। लेकिन ये है कि हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन जिसको हमने लाइन लगा के रखा हुआ है कि ये बस यहाँ से लिक्विडिटी इसको स्वीप करनी चाहिए या यहाँ से इसको सेल होना चाहिए, तो इस जगह पे आके प्राइस ओवरबॉट हो गई है। ये देखें ओवरबॉट हुई है प्राइस इस जगह पे, अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, अभी आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्या आरएसआई क्या बता रहा है आपको, ओवरबॉट होने के बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद एक और वेव लगी। अब ये जो सेकंड वेव लगी है, यानी ये देखे ना ये चीज बनी है, ये और फिर ये, अब यहाँ पे प्राइस ने क्या लगाया, एक हायर हाई लगा दिया। लेकिन अगर आप नीचे देखिए उसी जगह पे, तो प्राइस ने हाई नहीं लगाया, बल्कि उसकी डायरेक्शन, उसकी स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एविडेंस चाहिए, एक मोमेंटम करना चाहिए सेल की साइड पे, ऐसी करना है जो आरएसआई को इस मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक करवा दे। ठीक है जी, अब मैं आपको जरा डिटेल से दिखा देता हूँ ये चीज। यहाँ पे आप देखें, इस कैंडल पे प्राइस ओवरबॉट हुई, ओवरबॉट होने के बाद रिट्रेसमेंट आई, लोग यहाँ सेंटर हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट ने मूव दी सेल की तरफ। तो उसकी वजह ये होती है कि ये अर्ली एंट्री है आपकी, अभी यहाँ पे अपने कुछ नहीं देखना। वेव लगने के बाद अब भी यहाँ पे प्राइस ने एक और हाई लगा दिया, जाहिर है हमारा लिक्विडिटी जोन अभी टच ही नहीं हुआ। ये देखिए ना, ये लाइन अभी टच नहीं हुई, इसका भी हमें वेट करना है कि लेवल पे है प्राइस। प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद M15 में मोमेंटम कैंडल, वो ऐसी मोमेंटम कैंडल जो प्राइस को इस लाइन को ब्लैक लाइन के नीचे ले आए, वो क्या इस कैंडल पे बन गई है, तो इसी कैंडल पे बन गई है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे थोड़ी सी विक आ रही है, अगर आपको इस पर डर लग रहा है तो आप एक कैंडल को और वेट कर लें। ये कैंडल तो अच्छी मोमेंटम कैंडल बन गई है, ऊपर से इसने एक विक लगा के बिल्कुल नीचे क्लोजिंग कर दी है। और प्राइस डाइवर्जेंस बनाने के बाद, डाइवर्जेंस को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये देखें ये, और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसी जगह पे ये चीज, यानी ये स्लोप आपकी अपवर्ड है और ये स्लोप आपकी डाउनवर्ड है, तो ये डाइवर्जेंस यही होती है। ये आपको मोमेंटम करने मिल गई। ठीक है जी, ये भी मिल गई है, ये भी मिल गई है। अब आपकी एंट्री होगी यहाँ से सेल की, ये आपकी शॉर्ट एंट्री हो गई, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इसी हाई के ऊपर, 5-10 पिप का स्टॉप लॉस में मार्जिन रखा करें जरूर। अब आपके टारगेट्स क्या होंगे, पहला टारगेट यही वाला लो है, रिसेंट लो, ये भी आपको 1:2 के करीब करीब ट्रेड मिल रही है। ठीक है, अच्छा यानी अगर पिप्स में देखें तो यहाँ पे इस जगह पे इसी लो तक प्राइस आपको 75 पिप्स दे रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहरहाल यहाँ पे अगर आपका एक्स्ट्रा रिस्क है तो आप सेव कर लें टारगेट को, अदरवाइज जो रिसेंट लो होता है, प्रीवियस लो तक, यानी जो स्ट्रक्चर का लो बन रहा होता है वहां तक प्राइस निकलती है, जरूर जाती है। तो यहाँ पे तो आपकी ट्रेड जो है वो अगेन 1:4 पे जा रही है, और इसने टारगेट हिट भी कर दिया है। हालांकि फ्राइडे था, रात को उसने टारगेट हिट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस पहुंचती है 1 आवर की हाई प्रोबेबिलिटी बाय जोन में, तो ये ट्रेंड के साथ है अगेन। जब ट्रेंड के साथ अगर यहाँ पे आके प्राइस कल को इस जगह पे आके फिर डाइवर्जेंस बना देती है इस तरह, ठीक है, ये डाइवर्जेंस बनती है इस तरह, और यहाँ पे प्राइस ऐसा मूव करती है कि लो लगाती है और फिर उसके बाद नीचे नहीं आती, इस तरह की डाइवर्जेंस बना देती है। तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम कैंडल बनेगी M15 पे, उस पे हम बाय कर लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये इसका टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट। और ये टारगेट छोटा है क्योंकि जब ट्रेंड चल रहा होता है तो फिर प्राइस अपने ट्रेंड के साथ निकल जाती है, लेकिन चूंकि ऊपर H1 का H4 का हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, तो फिर हम यहाँ पे आउट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक सेल की एग्जांपल भी बता दी, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल, और एक रिसेंट बाय की एग्जांपल भी आपको मैंने वहां से बता दी थी। इसको अब आपको प्रैक्टिस करना है, और जो रूल्स आपको बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल जाए, आपको वॉल्यूम के बारे में नॉलेज है, तो वो तो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल रही तो आप सिर्फ आरएसआई पे एनी टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं, देखें रूल्स सेम रहेंगे, 1 मिनट पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, लेकिन उसमें आपको हाथ पाँव पड़ेंगे। ठीक है, और प्राइस इतना ज्यादा अच्छा मूव भी नहीं करेगी। तो 15 मिनट बड़ा स्टेबल टाइम फ्रेम है गोल्ड के लिए, इस पे आप ट्रेड करें, स्टॉप लॉस से न डरें, स्टॉप लॉस रखें, रिस्क मैनेज रखें, और अपने टारगेट पे जाके ट्रेड को हिट करने दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।